हॉस्पिटल की लॉबी में सुबह की पहली रोशनी फैल रही थी। रोहन पूरी रात शास्त्री जी के बेड के बाहर बैठा रहा था। उसकी पीठ में दर्द था मगर वो हिलता नहीं था। उसके दिमाग में बस देवराज का नाम था। शास्त्री जी का खून से लथपथ शरीर उसकी आंखों के सामने था। डॉक्टरों का भागना, नर्सों की आवाजें और उन सब के बीच शास्त्री जी का वो आखिरी चेहरा जो उसे चेतावनी दे रहा था। रोहन के हाथ कांप रहे थे। वो डर रहा था मगर डर के साथ गुस्सा भी था। देवराज ने उसके पिता को मारा था और अब शास्त्री जी तक पहुंच गया था। उसने गहरी सांस ली और अपनी जेब से पिता की पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर में वो अपनी पसंदीदा नीली शर्ट में मुस्कुरा रहे थे। रोहन की आंखें नम हो गईं। पापा, मैं वादा करता हूं मैं उसे हरा कर रहूंगा। तभी नर्सों की तेज आवाजें आईं। रोहन उछलकर खड़ा हो गया मगर एक डॉक्टर ने उसे रोक दिया। अंदर मत जाइए, हम उन्हें स्थिर कर रहे हैं। रोहन दीवार के सहारे खिसक गया। क्या होगा अगर शास्त्री जी बच नहीं पाए? वो भी उसी की वजह से, क्योंकि उन्होंने उसकी मदद की थी। तभी पैरों की आहट हुई। रोहन चौकन्ना हो गया। उसके हाथ जेब में गए जहां चाकू था, मगर वो प्रिया थी। प्रिया के हाथों में चाय के 2 कप और एक पैकेट था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे और बाल बिखरे थे। वो पास आई और एक कुर्सी खींचकर बैठ गई। पी ले, प्रिया ने कहा। पूरी रात जागा हुआ है। रोहन ने कप लिया। चाय की गर्माहट उसके हाथों में फैल गई। उसने एक घूंट पिया मगर उसे स्वाद नहीं आया। वो सिर्फ अपने दिल की धड़कन सुन रहा था। शास्त्री जी की तबीयत कैसी है? प्रिया ने पूछा। डॉक्टर ने कहा है वो खतरे से बाहर हैं मगर अभी पूरी तरह होश में नहीं आए हैं। मैं डर रहा हूं प्रिया, अगर वो बच नहीं पाए तो। उसकी आवाज फट गई। प्रिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो बचेंगे, तू उन्हें जानता है, वो मजबूत हैं। मगर अगर देवराज को पता चल गया कि उन्होंने मुझसे बात की है तो वो फिर कोशिश करेगा, रोहन ने कहा और उसकी आंखों में डर था। मैं उन्हें खतरे में डाल सकता हूं। तू उन्हें खतरे में नहीं डाल रहा, प्रिया ने कहा। देवराज डाल रहा है, तू तो सिर्फ सच ढूंढ रहा है। रोहन ने उसकी तरफ देखा। प्रिया, मैं तुझे इस सब में नहीं घसीटना चाहता। प्रिया ने हाथ और जोर से पकड़ा। मैं तेरे साथ हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। तू बचपन से मेरा दोस्त है। रोहन की आंखें नम हो गईं। उसने प्रिया का हाथ थाम लिया। शुक्रिया। प्रिया ने पैकेट खोला। उसमें गरम पराठे थे। ये खा ले, उसने कहा। भूखा रहेगा तो काम कैसे करेगा? रोहन ने पराठा लिया और खाने लगा। दोनों के बीच एक चुप्पी थी, मगर वो चुप्पी बोझिल नहीं थी, वो सुकून देने वाली थी। तो अब आगे क्या है? प्रिया ने पूछा। रोहन ने सीधा होकर कहा, वर्धन से मिलना है, आज सुबह 10 बजे भटनागर के ऑफिस में। प्रिया की आंखें चौड़ी हो गईं। वो डॉक्टर जिसने तेरे पिता का पोस्टमार्टम किया था? वो डॉक्टर जो 20 साल से गायब था? हाँ, भटनागर ने उसे ढूंढ निकाला। वो अब गवाही देने को तैयार है। प्रिया हैरान थी। 20 साल बाद? क्यों? रोहन ने आह भरी। भटनागर ने कहा कि उसकी बीवी मर गई, अब उसे किसी बात का डर नहीं है, और उसका बेटा उसे छोड़कर चला गया। वो अकेला है और अब सच बोलना चाहता है। प्रिया ने सिर हिलाया। मैं भी चलूंगी? रोहन ने सिर हिलाया। नहीं प्रिया। हाँ प्रिया, तू अकेला नहीं जाएगा, मैं तेरे साथ हूं। रोहन जानता था कि प्रिया को कोई नहीं मना सकता। अच्छा, 9 बजे। खाना खाते वक्त रोहन का ध्यान बटा हुआ था। वो अपने पिता के बारे में सोच रहा था। उनकी आखिरी शाम। वो 8 साल का था जब उसके पिता घर से निकले और कभी वापस नहीं आए। वो दिन, वो शाम, वो आखिरी बार जब उसने पिता को देखा था, सब कुछ साफ था। पिता ने उसके सिर पर हाथ रखा था और कहा था, जल्दी आऊंगा बेटा, और वो कभी नहीं आए। रोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने चुपके से उन्हें पोंछा ताकि प्रिया न देखे, मगर प्रिया ने देख लिया। उसने कुछ नहीं कहा, बस उसका हाथ थामे रही। रोहन ने पराठा खत्म किया और डॉक्टर से बात करने गया। डॉक्टर ने कहा, शास्त्री जी की हालत स्थिर है और वो जल्द ही होश में आ सकते हैं। ये सुनकर रोहन के चेहरे पर पहली बार सुबह के बाद एक हल्की मुस्कान आई। वो वापस आया और दोनों हॉस्पिटल से बाहर निकले। दोपहर को आर्यन, क्योंकि अब उसे आर्यन ही बनना था, आन्या से मिलने मॉल गया। उसने घर जाकर तैयार हुआ। शीशे में देखकर उसे लगा जैसे वो किसी और को देख रहा हो। नीली शर्ट, साफ सुथरे बाल, चेहरे पर एक शांत मुस्कान। ये आर्यन वर्मा था। रोहन अंदर कहीं छुपा हुआ था।
मॉल में बहुत भीड़ थी। आन्या एक बड़े स्टोर में ड्रेसेस देख रही थी। वो एक ब्लू गाउन को गौर से देख रही थी। उसके हाथ में कॉफी का कप था और उसके चेहरे पर एक चमक थी जो आर्यन को हमेशा अचंभित करती थी। आर्यन, आन्या ने उसे देखा और मुस्कुराई। तू आ गया? मैं सोच रही थी कि शायद तू नहीं आएगा। तू तो कल से बहुत व्यस्त है। वादा किया था ना? आर्यन मुस्कुराया, मगर उसकी मुस्कान के पीछे दर्द था। उसे लग रहा था जैसे वो हर पल झूठ बोल रहा है। आन्या ड्रेसेस दिखाने लगी। थोड़ी देर बाद वो ब्लू गाउन लेकर ट्राई करने अंदर गई। आर्यन बाहर बैठा सोच रहा था, क्या वो सही कर रहा है? पर्दा हटा और आन्या बाहर आई। ब्लू गाउन में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। गाउन का नीला रंग उसकी आंखों से मेल खा रहा था। उसके बाल कंधों पर बिखरे हुए थे और वो मुस्कुरा रही थी। आर्यन उसे देखता रह गया। उसके अंदर एक दर्द उठा। अगर उसकी जिंदगी अलग होती, अगर वो रोहन नहीं बल्कि सच में आर्यन होता, तो वो इस लड़की से प्यार कर सकता था। ये कैसा है? आन्या ने पूछा। बहुत अच्छा है। तू इसमें और भी खूबसूरत लग रही है। आन्या ने उसके चेहरे को गौर से देखा। क्या बात है आर्यन? तू उदास लग रहा है। मैं ठीक हूं। नहीं, तू ठीक नहीं है। तू हमेशा मुस्कुराता है मगर तेरी मुस्कान में दर्द होता है, जैसे तू कुछ छुपा रहा हो। आर्यन को लगा जैसे आन्या ने उसके दिल की बात पढ़ ली हो। आन्या, अगर मैं तुम्हें सच बता दूं तो सब बदल जाएगा। हो सकता है तू मुझसे नफरत करने लगे। आन्या ने बिना पलक झपकाए कहा, तो बता दो, मैं तैयार हूं। आर्यन ने उसकी आंखों में देखा। उनमें बस एक सच्चा विश्वास था और वही विश्वास उसे तोड़ रहा था। मुझे थोड़ा और वक्त दो। जब सही समय होगा तो सब बता दूंगा। आन्या ने उसका हाथ पकड़ा। मैं इंतजार करूंगी, चाहे कुछ भी हो। आर्यन का दिल टूट गया। वो उस पर भरोसा कर रही थी और वो हर दिन झूठ बोल रहा था। आन्या ने गाउन लिया और दोनों कॉफी शॉप में चले गए। वहां बैठकर आन्या ने पूछा, तू कल मल्होत्रा हवेली में पार्टी में आएगा ना? आर्यन को याद आया, वहां देवराज होगा। यही वो मौका था जिसका वो इंतजार कर रहा था। यही वो रात थी जिसके लिए उसने अपना सब कुछ बदल दिया था। हाँ, आऊंगा। आन्या मुस्कुराई। मैं तुझे अपने पिता से मिलवाऊंगी और देवराज अंकल से भी। आर्यन का दिल धड़क गया। शाम को प्रिया अपने घर लौट गई। धारावी की तंग गलियों में अंधेरा छाने लगा था। उसने अपने कमरे में दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर बैठ गई। वो थकी हुई थी मगर उसे नींद नहीं आ रही थी। वो रोहन के बारे में सोच रही थी। उसकी मां मर चुकी थी। उसके पिता को मार दिया गया था और दुनिया में उसका कोई नहीं था, सिर्फ वो। प्रिया खड़ी हो गई और खिड़की के पास गई। रात की हवा तेज थी। उसने मन ही मन कहा, रोहन, मैं तेरे साथ हूं। अगली सुबह 9 बजे दोनों हॉस्पिटल के बाहर मिले और ऑटो से भटनागर के ऑफिस की तरफ चल दिए। रास्ते में रोहन चुप था। प्रिया ने उसके हाथ को छुआ। डर लग रहा है? रोहन ने सिर हिलाया। बहुत। वो सही है। 20 साल का सफर आज खत्म हो सकता है। रोहन ने गहरी सांस ली। या शुरू हो सकता है। भटनागर का ऑफिस एक पुरानी बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर था। वहां पहुंचकर रोहन के हाथ कांप रहे थे। प्रिया ने उसका हाथ पकड़ा। तू बिल्कुल अपने पिता जैसा है रोहन। मैं तेरे साथ हूं। दोनों अंदर गए। भटनागर पहले से मौजूद थे। उनके सामने एक बूढ़ा आदमी बैठा था, डॉ वर्धन। उनके सफेद बाल पतले हो गए थे और उनका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। उन्होंने रोहन को देखा और बहुत देर तक देखते रहे। उनकी आंखों में कुछ चमका, कोई पुरानी याद, कोई पुराना दर्द। फिर बोले, तू बिल्कुल विक्रम जैसा दिखता है। वही चेहरा, वही आंखें, वही माथा, जैसे 20 साल पीछे चला गया हूं। रोहन ने पिता की तस्वीर निकाली और डॉक्टर के सामने रख दी। उसके हाथ कांप रहे थे मगर उसने कोशिश की कि वो कांपते हुए न दिखे। डॉ वर्धन ने तस्वीर उठाई और देर तक देखते रहे। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं उन्हें नहीं भूल सकता। 20 साल बीत गए मगर उनका चेहरा आज भी मेरी आंखों के सामने है। 20 साल तक मैं हर रात उनका चेहरा देखता था। हर रात वही सवाल, काश मैं उस रात डरा नहीं होता, काश मैं बोल पाता। डॉ वर्धन ने फाइल खोली और पुराने कागज निकाले। मैंने उनका पोस्टमार्टम किया था। वो रात मैं कभी नहीं भूलूंगा। पुलिस ने कहा था कि ये एक्सीडेंट है, मगर डॉक्टर होने के नाते मैं जानता था कि ये एक्सीडेंट नहीं हो सकता। उनके सीने में 2 गोलियां थीं और एक गर्दन पर।
3 गोलियां एक ही पिस्टल से। कोई एक्सीडेंट ऐसा नहीं होता। रोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने पिता की तस्वीर उठाई और उसे देखा। पापा, उसने मन ही मन कहा। मैंने सुना, मैं अब जानता हूं। डॉ। वर्धन ने रोहन की आंखों में देखा। बेटा, ये मर्डर था। तेरे पिता को मारा गया था, और वो मर्डर किसी और ने नहीं बल्कि देवराज ने करवाया था। मुझे पता है, क्योंकि उस रात देवराज के आदमी मेरे पास आए थे। वे मेरे घर आए थे रात के 12 बजे और बोले थे कि मैं चुप रहूं। अगर मैंने किसी को बताया तो मुझे और मेरी बीवी को जान से मार देंगे। रोहन ने आंसू पोंछे और पूछा, क्या आप कोर्ट में ये गवाही देंगे? डॉ। वर्धन ने चश्मा उतारा और साफ किया, फिर बोले, हाँ बेटा, मैं गवाही दूंगा। 20 साल पहले मैं डर गया था। देवराज के आदमी मेरे पास आए थे, उन्होंने धमकी दी थी। मैंने चुप रहना चुना। मगर अब मैं बूढ़ा हो गया हूं। मेरी बीवी मर गई और मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। सच को सामने आना चाहिए। 20 साल बहुत हो गए। रोहन ने डॉक्टर के हाथ पकड़ लिए। शुक्रिया। मैं आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता, डॉ। वर्धन मुस्कुराए और रोहन के सिर पर हाथ रखा। मैं ये तेरे पिता की याद में कर रहा हूं। विक्रम ने एक बार मेरी बहुत मदद की थी जब मैं मुसीबत में था। उन दिनों मेरी बीवी बीमार थी और मेरे पास पैसे नहीं थे। विक्रम ने बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद की थी। मैंने उनका धन्यवाद कभी नहीं किया। आज मैं उस गलती को सुधार रहा हूं। भटनागर ने बातचीत को आगे बढ़ाया। टॉ। वर्धन ने कागज पर हस्ताक्षर किए और वादा किया कि वो कोर्ट में पेश होंगे। उन्होंने बताया कि कैसे देवराज के आदमियों ने रिपोर्ट बदलवाई थी, कैसे पुलिस ने केस को दबा दिया था और कैसे वो सब कुछ जानते हुए भी चुप रहा था। रोहन को लगा जैसे उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा कदम उठ गया हो। उसने पिता की तस्वीर निकाली और एक बार फिर देखी। अब उसके हाथ नहीं कांप रहे थे। पापा, मैं वादा करता हूं, मैं उसे हराकर रहूंगा। वो और प्रिया ऑफिस से बाहर निकले। बाहर धूप खिली हुई थी। रोहन को लग रहा था जैसे वो पिछले 20 सालों से एक अंधेरी सुरंग में चल रहा था और आखिरकार उसे रोशनी दिखाई देने लगी थी। उसने अपना चेहरा धूप की तरफ किया और आंखें बंद कर लीं। प्रिया ने उसका हाथ पकड़ा और दोनों चलने लगे। आगे का रास्ता लंबा था, मगर उसके कदमों में डर नहीं था। उसके पास अब एक हथियार था, सच्चाई, और वो सच्चाई देवराज की नींव हिला देने वाली थी। असली जंग तो अभी बाकी थी और वो उसके लिए तैयार था।